हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का। तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। क्या चीज जीवित होती है, किस चीज को हम जीवित बोलते हैं और किस बेस पे उसको जीवित बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। तो एक कॉल करते हैं उन चीजों को। तो इसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है और किस बेस पे हम किसी चीज को लिविंग कह रहे हैं। तो हमने इसके 4 करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक क्या था इसका? सबसे पहला था ग्रोथ। और ग्रोथ हमने किस चीज को कहा था? अगर किसी चीज का जो है साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका मास इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ग्रोथ का नाम देते हैं। और ग्रोथ जो थी वो थी 2 तरह की। पहली थी इंट्रिंसिक और दूसरी थी एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है, इंट्रिंसिक का मतलब है इन से अंदर होने वाली जो ग्रोथ बॉडी के अंदर होती है किसी भी, वो ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो हमारे अंदर कौन सी ग्रोथ होती है? हमारे अंदर किसी भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कौन सी ग्रोथ होगी? उसके अंदर होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने कि ये है सैंड का टीला या जो पहाड़ बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर इसमें जो है मास इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा हवा चली और इसका मास इंक्रीज हो गया, तो क्या है, ये भी तो ग्रोथ ही है। ये भी क्या कर रही है? अपना मास इंक्रीज कर रही है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी ग्रो करता है। पर इसमें क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है, जो ग्रोथ हो जाती है वो इरिवर्सिबल होती है। एक बार जितनी ग्रोथ हो चुकी है फिर वो कम या ज्यादा नहीं होगी। पर एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, कभी ये इस ग्रोथ का जो है कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ग्रोथ नहीं होती है। इसमें क्या है, सिर्फ मास इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ है वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो अब ये डिस्क्राइब, ये जो फीचर है ग्रोथ, ये डिस्क्राइब ही नहीं कर पाया। तो ग्रोथ जो है, क्या वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह की ग्रोथ जो है वो एक्सट्रिंसिक भी शो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको हम एक फीचर बोलते हैं, बट एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो है, क्या होता है रिप्रोडक्शन? अपने ही तरह इंडिविजुअल्स को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं, एबिलिटी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन भी 2 तरह का था, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है, एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, और सेक्सुअल में क्या होता है, हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था इसमें कि रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग होने का। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं बहुत सारी। जैसे कि एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी इनफर्टाइल कपल्स, सेकंड पढ़ी थी वर्कर बीज, और थर्ड पढ़ी थी म्यूल। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म थर्ड हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म भी 2 तरह का था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। और दूसरा था कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो मेटाबॉलिज्म भी क्या है हमारे पास, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग होने का। ये एक फीचर है बट एक डिफाइनिंग फीचर अगेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम आराम से किसी भी लैबोरेटरी में आर्टिफिशियली कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, इसका क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट, जो कि हर एक जो जीवित चीज है वो जो शो करती है। इन केस ऑफ लिविंग
हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्पीशीज जो है अपने अपने हिसाब से क्या करती है, अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। कुछ स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में हम क्या करते हैं, हम बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी एनवायरनमेंट है, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट हम उसमें उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स जो है वो थोड़े स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, पर करते हैं। वैसे ही कोई भी स्पीशीज है, कोई भी जिंदा चीज है, लिविंग चीज अगर है, तो वो क्या है, अपने आप को लेके कॉन्शियस होती है, ठीक है। कुछ भी हो जाए वो क्या होती है, कॉन्शियस होती है, उसको पता है कि मुझे क्या चीज करनी है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स जो है वो थोड़े स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, पर करते हैं। वैसे ही कोई भी स्पीशीज है, कोई भी जिंदा चीज है, लिविंग चीज अगर है, तो वो क्या है, अपने आप को लेके कॉन्शियस होती है, ठीक है। कुछ भी हो जाए वो क्या होती है, कॉन्शियस होती है, उसको पता है कि मुझे क्या चीज करनी है। जैसे एग्जाम्पल हम अगर किसी एनिमल का लें, तो जैसे भालू होता है, बियर होता है। बियर क्या करता है, जब उसको पता है कि अब बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी है, तो वो क्या करता है, अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है और जो है डीप स्लीप में, विंटर स्लीप में चला जाता है। तो ये होती है कॉन्शियसनेस। अगर मान लो बहुत ज्यादा सर्दी है और वो बाहर ही रह गया और वो अंदर अपने आप को छुपाता नहीं है, या वो सोने के लिए नहीं चला जाता है, विंटर स्लीप में नहीं जाता है, तो क्या होगा, वो मर जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, ये सारी चीजें जो है वो है कॉन्शियसनेस, जो कि हर एक जो जीवित चीज है वो जो शो करती है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी in the living world। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हर एक जगह पे, जहां पे भी पूरी दुनिया में आप देखेंगे, किसी भी कोने में देखेंगे, तो आपको अलग अलग प्रकार की स्पीशीज मिलेंगी। अब एग्जाम्पल है, अगर मैं लोकली बात करूं, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे अलग स्पीशीज मिलेंगी। अगर मैं इससे थोड़ी सी आगे जाऊंगी, तो मैं देखूंगी कि अगर जहां वहां के प्लांट्स जो हैं, वहां के एनिमल्स जो हैं, थोड़े से अलग दिखाई देंगे। और अगर मैं 100 किलोमीटर दूर चली जाऊं, तो वहां तो मुझे अलग ही प्रकार की स्पीशीज मिलेंगी। तो मैंने तो बात की यहाँ के अपने लोकली बात कर ली, या बहुत 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे की बात कर ली। पर अगर हम पूरे अपनी दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में जो है कितनी डाइवर्सिटी है, आप इमेजिन कर लीजिए। अगर आपके 10 या 12 किलोमीटर के दायरे में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, वो दिखना जो है अलग शुरू हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया में जितनी स्पीशीज हैं वो कितनी ज्यादा जो है डाइवर्स होंगी, अलग अलग होंगी एक दूसरे से। तो आज तक हमने जितनी जो स्पीशीज हैं वो डिस्कवर की हैं, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, जो कि हम डिस्कवर कर चुके हैं। कितनी की है हमने, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है हम अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं। पर अभी तो हमें जो है क्या है, बहुत सारी स्पीशीज को डिस्कवर करना बाकी है। अभी भी हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज हैं, अराउंड रफली अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो 80 मिलियन स्पीशीज जो हैं अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई हैं। अब बात करते हैं, ये जितनी भी स्पीशीज हैं इनको हम करेक्टराइज कैसे करते हैं, हम इनका नामकरण कैसे करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है डिस्कवर हो चुकी हैं, तो ये किस प्रोसीजर से जो है वो गुजरी हैं, ठीक है, कौन से स्टेप से ये गुजरती है, तो वो हम इसमें अब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लो मुझे कोई प्लांट मिला है, कोई, मैं ऐसे घूमने घूमने जा रही थी और मैंने देखा कि ये जो प्लांट है इसको तो मैंने कभी नहीं देखा है। तो अब मेरे दिमाग में आया कि मेरे को इसका नाम रखना है, ठीक है, या मुझे जानना है इस चीज के बारे में कि ये कौन सा प्लांट है और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, उसकी करेक्टराइजेशन करूंगी। फर्स्ट स्टेप है करेक्टराइजेशन, फर्स्ट स्टेप है करेक्टराइजेशन।
दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डिस्क्राइबिंग all the observable characters. क्या मतलब है करेक्टराइजेशन का कि अब मुझे एक प्लांट मिला है तो मैं क्या करूंगी, उसके बारे में जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं वो मैं जो है लिख लूंगी। ठीक है, कि अच्छा मुझे इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें फ्लावर है, इसमें स्टेम है, इसमें लीव्स है, लीव्स कैसी दिख रही हैं, और जो फ्लावर है उसका कैसा कलर है, हर एक चीज जो जो मुझे दिखाई दे रही है मैं अपने नोट कर लूंगी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करूंगी मैं इसमें, सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। अब ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनिज्म, क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू आइडेंटिफाई this organism with an existing organism। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, करेक्टराइजेशन की थी। करेक्टराइजेशन में क्या किया हमने, उसके जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, जो भी हमें दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स थे, वो हमने नोट कर लिए थे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उस चीज की उसकी हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या देखेंगे, उसकी पहचान जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ऑर्गेनिज्म जो है पहले डिस्कवर हो चुका है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देख के कि क्या क्या चीजें हमने उसमें देखी थी। ठीक है, दो स्टेप्स हमने देख लिए। पहले क्या किया, हमने कोई भी चीज मिली तो उसको करेक्टराइज किया। करेक्टराइज का मतलब कि हमने देखा उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या किया हमने, अब हमने ये कोशिश की कि क्या ये ऑर्गेनिज्म जो है किसी से मेल खा रहा है, या ये जो प्लांट है किसी भी जो प्लांट है उसके साथ उसके जैसा दिख रहा है। अब थर्ड क्या करना है, अगर क्या है, वो जो भी ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, अगर वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ है या मुझे नहीं मिला उसके बारे में कुछ भी, तो थर्ड स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है अब हमें उसका नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब क्या है, नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का अब हमें नामकरण करना पड़ेगा, कुछ नाम रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसका नाम कुछ भी रख सकती हूँ। ठीक है, मेरा मन किया उसका नाम मोनू, सोनू, कुछ भी मैं ऐसे नहीं रख सकती। रैंडम नाम हम कुछ भी ऐसे सोच के कुछ भी नहीं रख सकते, जैसे हम अपने घर में रख देते हैं, तो ऐसे नाम इसमें नहीं चलते हैं। इसके लिए प्रॉपर रूल हैं, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप उसका नाम रख सकते हैं। तो प्रॉपर रूल्स जो है वो कौन बनाता है, इसमें बहुत सारे संगठन होते हैं जो कि नाम रखने में हेल्प करते हैं। अब जैसे मुझे किसी एनिमल का नाम रखना है तो उसके लिए भी एक संगठन बना हुआ है जिसका नाम है IUZN। फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और अगर किसी प्लांट का नाम रखना है तो उसके लिए भी क्या बना है, एक संगठन बना हुआ है जिसका नाम है IUBN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये IUBN किसके लिए है, ये है प्लांट्स के लिए। एनिमल्स के लिए कौन सा है, IUZN।
ठीक है। तो अगर किसी भी प्लांट का नाम मुझे देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है मेल करना पड़ेगा IUBN वालों को। ठीक है, किसको मेल करना पड़ेगा, IUBN वालों को, कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, और उसका फोटो भी मुझे जो है शेयर करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेंगे, फिर उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और फिर उसका एक नाम रखेंगे। सेकंड है एनिमल के ऊपर, अगर मुझे कोई एनिमल ऐसा मिला है जो शायद अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मैं किसको मेल करूंगी, मैं करूंगी मेल IUZN को। उनको मैं पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जितनी भी मेरे पास है, और वो फिर क्या करेंगे, मुझे बैक मेल करेंगे और मुझे इसका नाम बताएंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या है, पूरी दुनिया में इतने सारे जो है जीव जंतु हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारे ही डिस्कवर हो चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अभी तक वो है आधे आधे भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुई हैं। ठीक है, अब मैं घूमने जा रही थी तो मैंने क्या देखा, मैंने एक ऐसा प्लांट देख लिया जो शायद मैंने अभी तक नहीं देखा था। हो सकता है वो प्लांट मेरे लिए ही नया हो, है ना, ऐसा हो सकता है, पर मेरा मन था उसके बारे में पढ़ने का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आके उसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने उसको देखा, उसके कैरेक्टर्स लिख दिए कि अच्छा उसमें ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैंने ये देखा कि जो जो कैरेक्टर्स मैंने देखे, क्या वो किसी से मैच कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर वो किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं तो थर्ड स्टेप क्या लिया मैंने, थर्ड स्टेप था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या था कि अब हमने क्या किया, उसका नामकरण करने की सोची है। अब उसका नाम हमें कुछ रखना पड़ेगा, और नाम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे ही कोई भी नाम उसको नहीं दे सकते हैं। उसके कुछ प्रॉपर रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और उस प्रॉपर रूल्स में क्या आता है, प्रॉपर रूल्स में क्या है कि अगर किसी भी प्लांट के बारे में मुझे नाम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा IUBN को। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर किसी एनिमल का नाम रखना है तो किसको जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, IUZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इतना क्लियर हो चुका है। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा, अब हमने इसका नाम भी रख दिया है। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है क्लासिफिकेशन। फोर्थ स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, जो भी अब हमने उसका नाम रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको एक प्रॉपर एड्रेस दे देंगे। ठीक है, अब क्या लास्ट स्टेप है, पुट इट इन अ प्रॉपर टैक्सा, इन अ प्रॉपर टैक्सा। टैक्सा का मतलब कैटेगरी होता है। अब जैसे कि वो प्लांट है तो उसको कहाँ डालेंगे हम, किंगडम प्लांटे में डाल देंगे। अगर वो क्या है एनिमल है तो किंगडम एनिमेलिया में डाल देंगे। तो उसको एक प्रॉपर एड्रेस दे देंगे, ताकि अगर फ्यूचर में किसी को उसके बारे में पढ़ना हो तो वो क्या कर सकता है, इजीली उसको पढ़ सकता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं अगर किसी भी चीज के बारे में जो है हमें डिस्कवर करना है या किसी चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है कैरेक्टराइजेशन कर दी हमने उस चीज की। ठीक है, उसको देख के हमने जो है लिख दिया कि ये चीजें जो है जो हमने एक प्लांट में देखी या एक एनिमल में देखी या किसी भी स्पीशीज में देखी, जो जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सेकंड क्या किया, अब हमने उन चीजों को आइडेंटिफिकेशन की उन चीजों की, कि अच्छा ये चीजें जो है किसी से मैच तो नहीं कर रही हैं, किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। अगर नहीं कर रही हैं तो थर्ड स्टेप पे हम गए। थर्ड स्टेप पे क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि अब उसको हमने नाम दे दिया, और नाम भी किसके थ्रू देते हैं, हम नाम देते हैं एक प्रॉपर संगठन के थ्रू देते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद ही उसका नाम रख दिया या कुछ भी उसको नाम दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। और लास्ट में 4th स्टेप आता है, अब हम उसका नाम पता है, उसके बारे में सारी चीजें पता है, तो अब उसको एक प्रॉपर हम उसको घर दे देते हैं कि यहाँ पे इसको ये मिलता है और यहाँ पे हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ 4 स्टेप्स। ठीक है, पहला क्या था, पहला था करेक्टराइजेशन,
दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, तीसरा था नॉमेनक्लेचर, और चौथा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब इन चारों को मिला के क्या कहा जाता है? इन चारों को मिला के क्या बोलूंगी मैं? इन चारों को मिला के कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताया कि उन चारों स्टेप्स को मिला के हम क्या कह देते हैं? टैक्सोनॉमी कह देते हैं। वही चीज मैंने अब क्या कर दी है? बोर्ड पे लिख दी है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो कि पूरा क्या है, हमें सब कुछ बता रहा है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में, पूरे स्टेप्स के बारे में बता रहा है। उस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं? उस पूरी साइंस को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम कोई किसी भी स्पीशीज का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अब जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज है, चाहे वो कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई भी चीज है, अब हम जब अपने एरिया में लोकली अगर हम बात करते हैं तो उसका जो है नाम बहुत ही अलग है। अगर हम उसके थोड़े से बाहर चले जाते हैं एरिया के, तो उसी चीज का जो है अलग नाम आ जाता है। ठीक है, जैसे मुंबई में प्याज को क्या कहते हैं? प्याज को कहते हैं कांदा। पर हमारे हिमाचल में क्या कहते हैं? प्याज को क्या कहते हैं? प्याज ही बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई किसी और स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट में जो है हर एक चीज का जो है नाम चेंज हो जाता है। तो अगर नाम चेंज हो गया तो मतलब कितनी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो अगर पूरी दुनिया में हमें उसी चीज के बारे में पढ़ना है तो फिर तो हम पागल हो जाएंगे, है ना? तो इस पागलपन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने प्रॉपर रूल सेट किए हैं, ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड रूल बनाए हैं कि अगर हम किसी एक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका एक ही नाम होगा पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि कंफ्यूजन ना हो और आप इजीली उस चीज को पढ़ पाए। चाहे कोई इंडिया में किसी चीज को पढ़ रहा है तो वो भी उसी नाम से उस चीज को पढ़ सकता है, अगर इंग्लैंड में पढ़ रहा है तो वो भी उस चीज को उसी नाम से पढ़ेगा, या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी उस चीज को पढ़ रहा है तो वो उसी नाम से उसको पढ़ेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए बनाया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ताकि ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब मान लो कोई पढ़ना चाहता है मैंगो के बारे में, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी इंसान उसके बारे में पढ़ना चाहता है तो वो क्या टाइप करेगा? मैंगीफेरा इंडिका, तो उसको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा कि अगर हर एक स्पीशीज का अगर अलग अलग नाम अगर हर एक कोने में है तो इससे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैलेगी और पता भी नहीं चलेगा और बहुत जो है डिफिकल्ट हो जाएगा उस स्पीशीज के बारे में पढ़ना। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक एक स्पीशीज का एक ही नाम रखा जाए पूरी दुनिया में, और उसका एक रूल बना दिया जाए कि अगर किसी स्पीशीज को जो है वो नाम देना है या उसके बारे में लिखना है तो उसके लिए पर्टिकुलरली वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया गया है वो बनाया गया है कार्लस लिनियस साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था कार्लस लिनियस ने। अब कार्लस लिनियस ने क्या किया? कार्लस लिनियस ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। अब जो कार्लस लिनियस ने पहला रूल बनाया था, पहला रूल जो कहता है वो कहता है
every name has two parts. हर एक जो नाम है किसी भी स्पीशीज का उसमें दो पार्ट होंगे. पहला पार्ट होगा जीनस और दूसरा पार्ट होगा स्पीशीज. पहले हम क्या करेंगे, पहले उसके जीनस का नाम लिखेंगे और दूसरा उसका किसका नाम लिखेंगे, स्पीशीज का नाम लिखेंगे. और जब हम जीनस का नाम लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. तो क्या करेंगे, जो जीनस का नाम लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और जो स्पीशीज का नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स में. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने मैंगो का बताया, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका. तो मेरा फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल कहता है कि एवरी नेम हैज टू पार्ट्स. तो इसमें क्या है, टू पार्ट्स हैं. पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है जीनस, ये है जीनस और ये है इसकी स्पीशीज. ठीक है. और जीनस को मैंने किससे डिनोट किया है, कैपिटल लेटर से किया है और जो स्पीशीज है उसको स्मॉल लेटर्स से किया है. अगर हम लिखते हैं इसको भी, इसको कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. ऐसे हम कभी भी स्पीशीज का नाम नहीं लिखते हैं. और अब अगेन ध्यान से सुनिएगा, अब क्या है, अब हमें इसे अंडरलाइन भी करना पड़ेगा. अगर अंडरलाइन नहीं किया तब भी ये जो है गलत माना जाता है. अब इसको जो अंडरलाइन करना है तो अब इसको भी क्या करते हैं, इसको भी अलग अलग अंडरलाइन करना है. जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन करते हैं. अगर इन दोनों को मिला दिया और एक साथ इनको जो है वो अंडरलाइन कर दिया गया तो इसका मतलब भी क्या है कि मैंने जो स्पीशीज का नाम लिखा है वो गलत लिखा है और मुझे एक भी नंबर नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट रूल जो है वो क्या बोलता है, दोबारा बोल रही हूं. फर्स्ट रूल बोलता है कि हर एक नेम के दो हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा जो है वो कौन सा है, पहला हिस्सा होता है जीनस और दूसरा हिस्सा होता है स्पीशीज. और जो जीनस होता है, जीनस का पहला शब्द जो है, पहला लेटर जो है वो क्या होगा, पहला लेटर उसका कैपिटल होता है. और जो स्पीशीज है, स्पीशीज का जो पहला लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा. और इसको हम अंडरलाइन करते हैं. और अंडरलाइन भी कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक साथ इनको कभी भी अंडरलाइन नहीं करते हैं. सेकेंड रूल है, इफ इट इज प्रिंटेड, अगर ये प्रिंटेड है देन इट इज इटैलिसाइज्ड. सेकेंड रूल क्या बोलता है, अगर इफ इट इज प्रिंटेड देन इट इज इटैलिसाइज्ड. अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है, मान लो किसी बुक में है, तो इसको किस में लिखा जाता है, इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है. तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं लिख रही हूं होमो सैपियंस. तब हम इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं और इस तरह से इसको लिखा जाता है होमो सैपियंस. तो अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, स्पीशीज को अलग और जीनस को अलग. थर्ड जो इसका जो है रूल है वो है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स. अब जो नाम है बहुत ही अतरंग है, ऐसा तो नहीं है, बहुत इजी नाम्स हैं, है ना, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है. तो इन जो नाम है इनको कहाँ से लिया जाता है, लैटिन भाषा से लिया जाता है, लैटिन वर्ड्स से लिया जाता है. तो नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स से इनको डिराइव किया जाता है. अब एक और चीज है, जैसे कि लिखा मैंने मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, आगे मैंने लगा दिया लिन. अब लिन का क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि जो भी स्पीशीज है अगर उसको किसी ने डिस्कवर किया है तो उस डिस्कवरर का नाम भी साथ में लगा दिया जाता है, पर उसको हमेशा स्पीशीज के बाद लगाया जाएगा. ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे है मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन से मतलब है कार्लस लिनियस का। तो मैंगीफेरा इंडिका जो नाम था वो किसने रखा था, वो रखा था कार्लस लिनियस ने, इसीलिए इसके साथ जो है किसका नाम लगा दिया गया है, कार्लस लिनियस का नाम लगा दिया गया है। तो कभी कभी आपको इस तरह भी बुक्स में दिखाई देगा कि जो स्पीशीज है उनके साथ जो है उसके डिस्कवरर का नाम, जिसने भी उसको नाम दिया है उसका नाम साथ में जोड़ा जाता है। और दूसरी बात है, एक बार अगर साइंटिस्ट ने किसी भी स्पीशीज को नाम दे दिया है, लिनियस ने नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, अब उनके दिमाग में कुछ सालों बाद अगर ऐसा आता कि अब इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, तो वो जो है उसको हम काउंट तो जरूर करेंगे, पर सबसे पहली प्रायोरिटी जो है पहले ही नाम को जाएगी। जो पहला नाम जो है वो क्या हो चुका है, पूरी दुनिया उसको उस नाम से जानती है, तो अब उसी नाम से उसको जानेगी, ऐसा नहीं है कि उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी वही नाम रहता है और उसी नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो मैंने लिखा था मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसका क्या मतलब है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, विच इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये हमें ये बता रहा है, जो नाम लिखा है हमने, कि ये जो स्पीशीज है उसको किसने डिस्क्राइब किया था, उसको डिस्क्राइब किया था लिनियस ने। तो ये जो है कुछ एक रूल्स बनाए गए हैं, जो कि रूल बनाया है कार्लस लिनियस ने, जिसके ही अनुसार आपको स्पीशीज का नाम देना होता है और उसके बारे में लिखना होता है। क्या है, कार्लस लिनियस ने जो है दो बहुत ही ज्यादा फेमस किताबें लिखी थी, जिनका नाम है सिस्टमे नेचुरा और स्पीशीज प्लैंटरम। जो उनकी बुक है सिस्टमे नेचुरा, उसमें उन्होंने एनिमल्स की स्पीशीज के बारे में लिखा था, और जो दूसरी है स्पीशीज प्लैंटरम, इसमें उन्होंने प्लांट्स के बारे में लिखा था। तो इसको भी आपने याद रखना है कि कार्लस लिनियस की जो बहुत ही फेमस बुक्स हैं उनके बारे में, कि एक बुक में जो है उन्होंने प्लांट्स के बारे में, स्पीशीज के बारे में बताया था, और दूसरे में उन्होंने एनिमल स्पीशीज के बारे में बताया था। नाम याद रखने हैं, सिस्टमे नेचुरा और स्पीशीज प्लैंटरम। में हमने डिस्कस किया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि हमारी दुनिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और अगर हमें किसी स्पीशीज के बारे में जानना है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे हम उसके बारे में जान सकते हैं, और अगर हमें उसका नाम रखना है कौन से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख सकते हैं, और कैसे उस स्पीशीज के बारे में लिखना है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।